नमस्कार दर्शकों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है नेचर स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है। अगर हम शाब्दिक अर्थ पे जाएं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है, लोगों का या इंसानों का समूह, ग्रुप। और बिहेवियर मतलब वो कैसा बर्ताव करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसका अर्थ बनता है कि संगठन या लोगों का समूह कैसा बर्ताव करता है आपस में, एक दूसरे के ऊपर उनका बर्ताव क्या इफ़ेक्ट डालता है, क्या प्रभाव डालता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी फील्ड है स्टडी की जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि खोज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का बिहेवियर हो, समूह का हो, या स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी गठन है या रचना है। तो इनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, एकदम गहराई में डिटेल में जाके स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब इसके बाद है नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये कुछ 8 नेचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। Interdisciplinary approach, applied science, normative science, humanistic and optimistic approach, cause and effect relationship, branch of social science, rational thinking, a science as well as art। तो अब हम इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि शब्द बता रहा है इंटरडिसिप्लिनरी, यहाँ पर डिसिप्लिनरी का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ है सब्जेक्ट या विषय। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये 3 सब्जेक्ट या विषय समूह से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से हैं ये? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी यानी इंसानी मानसिकता, ह्यूमन साइकोलॉजी, एक इंसान क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से क्या कर रहा है, ये इस विषय के बारे में है। सोशियोलॉजी सोसाइटी से रिलेटेड है और एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन साइंस। तो इन तीनों का कुछ पार्ट लेकर ही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है। इसका इंटीग्रेशन है, यानी इसका समाकलन है, इनका मिला जुला एक रूप है जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। फिर है सेकंड नेचर इसका अप्लाइड साइंस। अब ये भी सही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो अप्लाइड साइंस है। नॉर्मल साइंस क्या होता है? नॉर्मल साइंस होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स बता दिए हैं वही हैं, ख़त्म। लेकिन अप्लाइड साइंस मतलब उनको अप्लाई करना, उसका यूज़, उसको ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस में या संगठन या समूह में अप्लाई करना, फिर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो देखना, उसकी इफ़ेक्टिवनेस, जो भी रूल्स या रेगुलेशंस हैं साइंस की, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए संगठन या लोगों के समूह में अप्लाई करते हैं। जो भी हमने रिसर्च फाइंडिंग की है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट था हमारा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो इनमें जब हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स आती हैं हमें सामने। तो उनका यूज़ करके ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। ये होता है अप्लाइड साइंस। थर्ड है नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या है? ये प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि ये बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट, ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी सही है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये हुई यानी मानवता के प्रति उस अप्रोच से सोचना कि एक इंसान कैसे सोचता है, क्या फील करता है, और फिर उसको रियलाइज़ करके उसको वर्किंग कंडीशंस अगर हम अच्छी देते हैं एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस हद तक किस अच्छाई से काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, ये अप्रोच यहाँ पे बताई गई है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव अप्रोच, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना एम्प्लॉय को, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आता है। फिफ्थ नेचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये जर्नली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, ना कि फिलोसफिकल टर्म है ये। यहाँ पे ये बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि क्या कंडीशंस दी जाएंगी, क्या वातावरण दिया जाएगा जिससे
एम्प्लॉय के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस वातावरण का। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल हम कोट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लंच आवर्स हाफ एन आवर का रखें और थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग मूवमेंट्स रखें हम एम्प्लॉयज़ की, तो उनका वर्क पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो इफ़िशेंसी थोड़ी सी लूज़ करेंगे, काम थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये इफ़ेक्ट कॉजेज़ क्या हुए यहाँ पे, हमने लंच आवर हाफ एन आवर का रखा और उनको मूवमेंट्स जो थे वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए, बस उनको काम से काम रखना है। तो ये कॉज हुआ और इफ़ेक्ट क्या हुआ, उनकी इफ़िशेंसी लो हुई। ये था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, इसमें 3 टाइप की ब्रांचेस आती हैं, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, या कह सकें तो प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है रैशनल थिंकिंग, 7th पॉइंट। रैशनल थिंकिंग का शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग हो गया लॉजिकल थिंकिंग। तो अगर संगठन या लोगों का समूह है, वो कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ही। कोई साइंस नहीं है वो कि हमने उनको जैसा बता दिया वो वैसा ही करेंगे, नहीं, उनको जैसी वर्किंग कंडीशंस दी जाएगी वो वैसा काम करेंगे। इसीलिए जो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक रैशनल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये साइंस है और एज वेल एज आर्ट है। अब यहाँ पे साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर किस टाइप के होते हैं, क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ये सब बताना साइंस है। और आर्ट क्या हो गया कि जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें नॉलेज पता चला है, जो भी उसके बारे में हमने रिसर्च करी है, उनको पता चली है, उसको अप्लाई करना। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ना कि एग्जैक्ट साइंस है ना कि एग्जैक्ट आर्ट है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब हम साइंस और आर्ट को मिला देते हैं तो हमें मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये थे नेचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब आते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या संगठन का प्रभाव या बर्ताव या व्यवहार कहाँ कहाँ तक व्याप्त है। तो इसमें 4 मेजर पॉइंट्स हैं या एलिमेंट्स कह लीजिए। सबसे पहला है पीपल, फिर है स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल सिस्टम। इनमें से जो 3 हैं, पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, ये तत्व इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है। इंटरनल मतलब आंतरिक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की है। और जबकि सोशल सिस्टम है ये एक्सटर्नल है, सोशल सिस्टम के अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आता है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है पीपल। पीपल ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी को भी ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति विशेष हो सकता है, लोगों का समूह हो सकता है। ये समूह छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकता है, यानी व्यवस्थित, अव्यवस्थित हो सकता है। ये जो लोगों के ग्रुप होते हैं ये बहुत डायनेमिक होते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, तो वो किस तरह से अपने आप को फॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, फिर अपने आप डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इस टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। ये भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर का तत्व है। तो स्ट्रक्चर यानी कि गठन, ये एक रिलेशनशिप बताता है कि हर इंसान किस तरह एक दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। जैसे कि हर व्यक्ति संगठन में सारा काम खुद नहीं कर सकता, हर इंसान का अलग अलग वर्क डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है उसके कार्य का, उसकी कार्य क्षमता के अनुरूप। तो यहाँ पर जब हर इंसान अलग अलग कार्य करता है, इससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लक्ष्य है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान पर क्या प्रभाव डाल रहा है, इसको पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी, तकनीक या प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का यहाँ पे आर्थिक या शब्द रूप एकदम तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल नहीं है, ये भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट ही है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के अंदर का तत्व।
लेकिन यहाँ पे ये बताता है कि ये फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस को एक साथ लेके काम करता है। जैसे कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से 3, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, ये तीनों ह्यूमन होते हैं, यानी मानव तत्व होते हैं, और जबकि बचे 2, लैंड और कैपिटल, अमानव तत्व होते हैं। तो इन दोनों फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे ह्यूमन रिसोर्स अपने लिए यूटिलाइज करता है, ये हम इस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्डिंग्स आ जाएंगी, मशीनरी आ जाएंगी, टूल्स, प्रोसेस, रिसोर्सेज, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए यूज़ करता है, वो इसमें आती है। तो यहाँ पर भी ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, और जहाँ ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हुआ वहाँ हमें उसका बिहेवियर पढ़ना ही है, क्योंकि ये ह्यूमन जो है, या इंसान या एम्प्लॉई है, ये संगठन समूह में काम करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इनके प्रभाव को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ना है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, या लास्ट पॉइंट है, सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम एक एक्सटर्नल यानी बाहरी संगठन का तत्व हो गया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आती है। एक ऑर्गेनाइजेशन अकेली रह नहीं सकती, ना वो अकेले सारे प्रोडक्ट्स या सारे सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर सकती है या प्रोवाइड कर सकती है। तो एक सोसाइटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे संगठन या समूह होते हैं, और वो एक दूसरे पे क्या प्रभाव डालते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ एक दूसरे पे क्या प्रभाव डालते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल, वर्किंग कल्चर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। और ये कैसे कंपटीशन पैदा कर देते हैं रिसोर्सेज और पावर को एक्वायर करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे आगे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।